गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आजकल हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर के हमने दो एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 कर दी और 3.1 अब करेंगे। मुझे लगा कि जब आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो तब आप एक्सरसाइज 3.1 को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है एक्सरसाइज 3.1 का। देखिए, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अब प्रश्न है कि हमारी स्टडी टेबल है, आपके पढ़ने वाली मेज है और उसमें आपने टेबल लैंप रखा हुआ है और किसी व्यक्ति से आप बता रहे हैं कि टेबल लैंप मेज में कहाँ पर है, एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर है, तो वो आपको शो करना है। आप समझ रहे हैं प्रश्न। आपकी स्टडी टेबल पे आपने एक टेबल लैंप रखा हुआ है और आपको किसी को बताना है कि मेरे टेबल पर जो टेबल लैंप है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, उसकी वास्तविक स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे कि जो आपका टेबल है, टेबल को प्लेन मानेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपके पास है वो सारा प्लेन के ऊपर है। ठीक है, इससे पहले जो हमने बातें की थी वो यही की थी कि एक प्लेन के 4 इक्वल पार्ट करेंगे। ठीक है, तो टेबल का जो ऊपर का पोर्शन है वो प्लेन के रूप का है। तो यदि मैं ऐसा कर लूँ, उस प्लेन पे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन इस रूप में हम खींच लें, उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल है। ठीक है, टेबल के ऊपर। और फॉर एग्जांपल यहां पर कोई टेबल लैंप है पी पॉइंट पर, तो इसके एग्जैक्ट पोजीशन क्या होनी है। तो आप क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे और यहां भी परपेंडिकुलर डालेंगे, ये। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉप किया है वो है फॉर एग्जांपल ए, और यहां से परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया है वो है फॉर एग्जांपल बी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो ये टेबल लैंप है वो इस लाइन से ए दूरी पर है और इस लाइन से बी दूरी पर है। टेबल लैंप इज एट द distance of A from this vertical line and at a distance of this B from this horizontal line। तो इसकी पोजीशन तब क्या हो जाएगी, आप कहेंगे यहां से इसकी डिस्टेंस है A और यहां से उस टेबल लैंप की डिस्टेंस है B। तो जो ये पॉइंट ए बी है, ए कॉमा बी, ये आपको डिस्टेंसेस बता रहा है, दूरियां बता रहा है। ये क्या दूरी है, वाई अक्ष से इस टेबल लैंप की दूरी। बी क्या दूरी है, एक्स अक्ष से इस टेबल लैंप की दूरी। ये आपका है टेबल लैंप। ठीक है, टेबल लैंप की दूरी है। तो इससे आप, ठीक है, मेज के ऊपर टेबल लैंप की स्थिति, टेबल लैंप की स्थिति को कैसे निर्धारित करेंगे आप, P से A कॉमा B। ठीक है, A कॉमा B से आप निर्धारित करेंगे पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप, पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन टेबल। किससे दिखाएंगे, P A कॉमा
बी। ठीक है, आ गया समझ में? बस इतना ही तो करना है। ठीक होगी। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां क्या है उसमें देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुल मिला के किसी प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्लियर रूप में किस ढंग से दिखाएंगे, एग्जैक्ट रूप में किस ढंग से दिखाएंगे कि हम मेजरमेंट की मदद से वहां पहुंच जाए। ठीक है, हम केवल गेस करके नहीं बल्कि एग्जैक्ट मेजरमेंट से वहां तक पहुंच जाएं। भाई ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उद्देश्य। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है इसमें देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर के अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। अपने मॉडल में एक दूसरे को काटती ही अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है जिनमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, ठीक हो गया। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब हमें क्रॉस स्ट्रीट 25 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लॉन्ग है पर समझ लेंगे, है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets of the city run parallel to those roads and are 200 meters apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meters. Draw a model of the city on your notebook. Represent the roads oblique street by single line. There are many cross street in your model. A particular cross street is made by 2 street, one running in the north-south direction and the another running in east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 25. Using the convention, find how many cross street can be referred as 4-3, how many cross street can be referred as 3-4. तो देखिए मैं मॉडल सिटी का बना लेता हूँ, मॉडल सिटी बना देते हैं। आप देखिए क्या है, एक सिटी में 2 रोड्स है, मेन रोड उसमें 2 है। एक रोड आपकी इस रूप में है, इस रूप की रोड है, ठीक है। और एक रोड ये है, ये ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण,
अब जो स्केल है, पैमाना क्या है, पैमाना है 200 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 200 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये आपका स्केल है। ठीक हो गया। ये तो मेन रोड्स है ये दो, और जहां पर ये दोनों मिलते हैं, ये आपका सिटी सेंटर है। ये वाला पॉइंट जो है इसको लिख सकते हैं सिटी सेंटर। ठीक है, नगर का मध्य हो गया। अब कैसी रोड लेनी है, 5 रोड्स आएंगे आपकी नॉर्थ टू साउथ, और 5 रोड्स आएंगी ईस्ट टू वेस्ट। कितनी दूरी पर आएंगी, 200 मीटर पे। तो चलिए मैं पहले ऐसी वाली रोड ले लेता हूं। एक रोड आपकी ये है, ऐसा दिखा देता हूं। एक रोड आपकी ये है, ठीक है। ये रोड आपकी नॉर्थ से साउथ में, और इस रोड से 200 मीटर है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 200 मीटर है, और आप कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर है। दूसरी रोड देखिए, वो भी 200 मीटर पे है। एक रोड के बाद दूसरी रोड आपकी 200 मीटर पे है, ये भी 200 पे है। ठीक है, तीसरी देखिए, इनके बीच में 200 मीटर का डिस्टेंस है, ऐसे। ये भी 200 है। इसको देखिए, ये 400 है, सॉरी 200, फिर 200, फिर 200, फिर 200, और ये वाली जो है उसको देखिए आप, ये वाली भी यहां से यहां 200 मीटर पे। अब 5 रोड ऐसे बनाइए। अब ये तो नॉर्थ से साउथ होगी, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ये तो होता है। ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है। अब आपकी 5 रोड्स ऐसी हैं, देखिए इस रूप में। ये एक रोड आपकी आ गई, दूसरी रोड आपकी आ गई, ये। ठीक है, यहां से यहां की डिस्टेंस 200 मीटर, 200 मीटर। एक रोड आपकी ये है, ये भी 200 मीटर, इनके बीच के डिस्टेंस। एक रोड आपकी ये आ गई, ठीक है, और एक रोड आपकी और आगे डियर स्टूडेंट, ये वाली 5 रोड्स है ना, ऐसे। उस नगर में सड़कें इस रूप में, मास्टर प्लान कह सकते हैं आप, किसी एक प्लान के अकॉर्डिंग है। ठीक हो गया। अब ये जो है आपकी, इसको लिख लीजिए स्ट्रीट 1, इसको लिख लीजिए स्ट्रीट 2। ठीक है, स्ट्रीट समझ रहे हैं, ठीक है। क्रॉस स्ट्रीट या स्ट्रीट या सड़कें कह सकते हैं आप। ठीक है, पहली सड़क, दूसरी सड़क, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, ये चौथी वाली सड़क है, स्ट्रीट 5। ठीक है, इसमें ये स्ट्रीट 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। अब आपको क्या माना हुआ है, 200 मीटर 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर, 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 यहां से यहां 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट शो करना है। पहला वाला जो पॉइंट है, फर्स्ट वाला, ये कहां पर पड़ेगा, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जाएगा। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज टू 4-3। अब 4-3 कहां पर होगा, देखिए पहला पॉइंट आपको दिखाना है 4-3 कहां पर होगा।
ठीक है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जाएगा? पहले आप 4-3 देखिए, तो 4-3 आपके कौन काउंट करिए, 1 4 है ना, 4-3, पहले स्ट्रीट, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये हो गया 1 2 3 4, ये 1 वाली है, ये 2 वाली स्ट्रीट है, ये 3 वाली है, ये 4 वाली है आपकी। और इधर वाले में देखो स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 5 ये हैं, तो पहले 4 स्ट्रीट में आपने ये देखा, और उसके बाद 3 स्ट्रीट आपकी कौन हो गई, 1 2 3, 1 स्ट्रीट, 2 स्ट्रीट, 3 स्ट्रीट। तो ये और ये आपको कहां पर काट रहे हैं, तीसरी तो ये है ना, ये यहां पर कट रहा है, देखो ये आप देख रहे हैं 4 वाले स्ट्रीट और ये 3 वाले स्ट्रीट यहां पर काट रहे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, ये 4 वाली स्ट्रीट हो गई, और 3 वाली कौन सी हो गई, 1 2 3, ये इस पॉइंट को लिख देते हैं आप ए। ठीक है, तो ऐसे कितने पॉइंट आ रहे हैं आपके पास, 1। ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट आ रही है जो 4-3 से जा रही है, केवल एक। 4-3 से जाने वाली क्रॉस स्ट्रीटों की संख्या 1। 4-3, द नंबर ऑफ क्रॉस स्ट्रीट which are passing through 4-3 is only 1। दूसरी क्रॉस स्ट्रीट देखिए, दूसरा वाला आपको देखना है कौन सा वाली क्रॉस स्ट्रीट आपके पास, आपको जाना है 3-4 पर। 3-4 आप देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और 4 का मतलब हुआ 1 2 3 4, ये 4 हो गया, और 1 2 3, 2 पॉइंट आपका ये वाला। न्याय समझ में, कहां पर कट हो रहा है, पहले आपने 3 का ना, 1 स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट हो गया। अब 1 स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट और 4, ये दोनों एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं। यदि मैं इसको बी पॉइंट कह दूं तो ये आपका हो जाएगा 3,4। तो ए क्रॉस स्ट्रीट ये है, ए क्रॉस स्ट्रीट ये है। और ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट होंगे जो यहां से पास हो रही, केवल एक, केवल एक। ठीक है, तो प्रश्न है, आप लिख देंगे आंसर पहले वाला, 4-3 से जाने वाली केवल एक क्रॉस स्ट्रीट होगी, क्रॉस स्ट्रीट होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट, only one cross street, only one cross street referred to as a 4-3। ठीक है, सेकंड है 3-4 से जाने वाली केवल एक क्रॉस स्ट्रीट होगी। ठीक है, 3-4 से भी एक ही क्रॉस स्ट्रीट जा रही है, ये वाली 4th वाली क्रॉस स्ट्रीट, और ये 3rd वाली क्रॉस स्ट्रीट, ये वाली एक दूसरे से यहां पर कट हो रहे हैं, और केवल एक ही पॉइंट है। ठीक है, केवल एक ही स्ट्रीट ऐसी मिलेगी, इसको भी लिख लीजिए, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट, only one cross street referred to as B है आपका 3,4।
ठीक है दोस्तों। तो ये आपका कुल मिला के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रैक्टिस है आपके लिए कि किस रूप में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके आप किसी पॉइंट पर एग्जैक्ट लोकेशन पर उसकी पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये तो कुल मिला के आज आपका ये कंप्लीट हो रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, एक बात आपसे और कह दूं, जबकि यहां पर मैंने एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया हुआ है, ठीक है, एक निर्देशांक तल बना हुआ है, तो एक चीज आपको और बता देता हूं। यहां आप देख रहे होंगे 3 4, एक पॉइंट मैंने कहा, एक पॉइंट आपका है 4 3 और दूसरा पॉइंट है आपका 3 4। तो 4 3 कभी भी 3 4 के इक्वल नहीं होगा। आप देख सकते हैं 4 3 कभी भी 3 4 के इक्वल नहीं है। कहने का मतलब हुआ, इन जनरल आप लिखेंगे तो x, y कभी भी y, x के बराबर नहीं होगा। ठीक हो गया। वो तभी होगा जब x = y होगा। तो इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर। क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर, क्रमिक युग्म। क्रमिक युग्म, ये ऑर्डर पेयर है, इसको कहते हैं क्रमिक युग्म। क्रमिक युग्मों का आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो वो इक्वल नहीं होंगे। अब पॉइंट को देख लीजिए, 4 3 पॉइंट ये है, यदि आप इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो पॉइंट शिफ्ट हो गया, देखिए। ठीक है ना? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलता हूं, कुछ इंट्रोडक्शन उसका भी दे देते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में आप काम करेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपके पास, उसको देखते हैं। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। आज इस पर मैं थोड़ा सा आपके साथ आज चर्चा करूंगा। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, आप देखिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए। आगे क्लास 10th में भी आपके पास, वहां फिर अधिक रूप में है। क्लास 11th में भी है, वहां 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के रूप में पढ़ते हैं आप, त्रिविमीय ज्यामिति। और क्लास 12th में भी है, वहां भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। स्पेस में किस रूप में आप प्लेन दिखाते हैं, किस रूप में आप कोई स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं। ठीक हो गया। ये सब चीजें आपको तभी बढ़िया ढंग से आएंगी जब आप क्लास 9th का ये जो फाउंडेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, इसको ठीक से आप समझ जाएं। अब भौतिक काम भी नहीं है आपके पास। ठीक है, थोड़ी नहीं, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब चैप्टर नंबर 4 पे चलता हूं। चैप्टर नंबर 4 है डियर स्टूडेंट आपका 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होती है? ठीक है, 2 चरों वाले, 2 चरों वाले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये है चैप्टर का नाम, लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले आप ये जानिए कि रैखिक समीकरण क्या होती है। लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या होती है? लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण क्या होती है, ये डिस्कशन जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले हमेशा हम चैप्टर का नाम ठीक से समझ लें। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, पहले तो मैं आपको बताऊंगा चर क्या है, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि मोहन के बैग में
कुछ बॉल्स हैं, ठीक है। मैंने कहा मोहन के बैग में कुछ बॉल है, मोहन ने बैग में कुछ बॉल रखी हुई है। अब बैग में किसी बच्चे ने देखा नहीं कि बॉल है कितनी, तो मैं क्लास में अलग अलग बच्चे से पूछता हूं कि मोहन के बैग में कितनी बॉल होंगी। कोई स्टूडेंट कहता है कि हो सकता है 1 हो, कोई कहता है हो सकता है 2 हो, कोई कह सकता है कि हो सकता है 3 हो, कोई कह सकता है कि हो सकता है 4 हो, कोई ये भी कह सकता है कि हो सकता है कोई बॉल ही ना हो वहां। तो बॉल जब आपको क्लियर नहीं है कि बैग के अंदर बॉल कितनी है, तो अलग अलग आंसर आपको मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसको किससे दिखाएंगे? चर। चर मतलब बदल रहा है, वेरिएबल, चेंज होने वाला। तो उसको 1 2 3 4 नहीं कहेंगे जब तक आपने काउंट नहीं किया। बैग तो बंद है, बॉल नहीं दिख रही है, तो तब कैसे उसको दिखाएंगे? आप लिखेंगे बैग के अंदर है x बॉल्स, उस बैग के अंदर x बॉल हैं। अब x की वैल्यू काउंटिंग के बाद ही पता चलेगी कितनी है, ठीक है। अब ये x का पता नहीं है, x किसी बच्चे ने कहा कोई नहीं है, 0 है, किसी ने कहा 1 है, किसी ने कहा 2 है, किसी ने कहा 3 है, अलग अलग वैल्यू आ रही नहीं आ रही है। तो इसका नाम है वेरिएबल, इसको बोलते हैं चर। इट मे टेक्स डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। और जब मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं, इस x की वैल्यू निकाल लूं, जैसे अब मैं निकालूंगा कैसे x की वैल्यू? इसमें बॉल, बैग के अंदर बॉल कितनी है, कैसे मुझे पता चलेगा? तो मैं एक कंडीशन एराइज करता हूं, एक बात कहता हूं। मैंने मोहन को पूछा, मोहन आपके बैग में बॉल कितनी है? कहने लगे सर डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, परंतु मैथ्स की भाषा में कहूंगा कि यदि 3 बॉल मुझे और मिल जाए तो मेरे बैग में 8 बॉल्स हो जाए। समझ रहे? मोहन ने कैसा जवाब दिया कि सीधे सीधे नहीं बताऊंगा कितनी बॉल हैं, परंतु मैं ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट जारी करता हूं, मैं एक गणितीय कथन कहता हूं। क्या कहता हूं कि मेरे बैग में जो बॉल हैं, मुझे यदि 3 बॉल और मिल जाए तो मेरे बैग में 8 बॉल हो जाए। समझ रहे? I have some balls in my bag. If you provide me 3 balls, the total balls in my bag will be 8. Then how many balls are there in his bag? तो सीधी सीधी बात है कि पहले माना बैग के अंदर x बॉल थी, यहां पर हमारी अलजेब्रा मदद करेगी, ये बीजगणित हमारी मदद करते हैं। यहां पर अलजेब्रा, मैथमेटिक्स ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल को डील करती है। तो अलजेब्रा के हिसाब से बैग के अंदर बॉल क्या है? x है, उसमें 3 प्लस क्या, 3 बॉल और दे दी मोहन को। अब मोहन ने कहा अब 8 हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करिए। तो एक तो था वेरिएबल, और ये जो बना आपका, ये है समीकरण, ये बनी आपकी इक्वेशन। ये समीकरण बन गई क्योंकि इसमें 2 पक्ष हैं, बायां पक्ष है, दायां पक्ष है, बीच में बराबर का चिन्ह है। देयर आर 2 साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एंड इज इक्वल टू साइन इज दियर। तो ये आपकी क्या बन गई? ये बन गई समीकरण, इक्वेशन बन गई, एक संबंध बन गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। और ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट है, तो इक्वेशन में वेरिएबल भी और कांस्टेंट भी होने चाहिए। इक्वेशन में वेरिएबल भी और कांस्टेंट भी है इसमें, तो ये इक्वेशन बन गई। अब बात ये आती कि आपने इक्वेशन बना दी, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका हल क्या होगा? व्हाट इज द सॉल्यूशन? समीकरण का सॉल्यूशन का मतलब हुआ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन एन इक्वेशन। किसी समीकरण का हल का मतलब क्या होता है? समीकरण के हल का मतलब हुआ कि समीकरण में जो चर है उसके मान को ज्ञात कर दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन, वी से दैट
द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। जो इक्वेशन है उसमें वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, वही उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, समीकरण का हल का मतलब हुआ कि समीकरण में जो चर है उसका मान निकाल लीजिए। अब ऐसे तो आपने तमाम क्वेश्चन क्लास 8 में किए हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए इस +3 को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज करना, पक्षांतर करना। तो +3 को वहां ले जाऊंगा, तो जब आप पक्ष बदलेंगे, जब आप साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज होते हैं। यहाँ प्लस साइन है लेफ्ट हैंड साइड में, इसका राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू बन जाएगा 8 - 3। x इक्वल टू कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 5। x इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, 5 हो गया। तो मोहन के बैग में कुल बॉल कितनी थी, 5 थी। हम मान के चले थे कि x बॉल है मोहन के बैग में, और x की वैल्यू हमने निकाल ली 5। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बनी। और इसको रैखिक क्यों कहेंगे, रैखिक इसलिए कहेंगे कि इसकी पावर है 1। जो वेरिएबल की पावर होती है उसके हिसाब से इक्वेशन का पता चलेगा कि रैखिक है कि नहीं। ठीक है समझ में। तो वेरिएबल की पावर 1 है तो ये रैखिक है। अब इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर जब लूंगा तो डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं रैखिक समीकरण, क्या होते हैं लीनियर इक्वेशन। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।